हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे पॉल्यूशन। रूपाली मैम का ये साइंस सेक्शन जो आप लोगों के एग्जाम्स की है उसका लास्ट पार्ट है और अब साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो साइंस के जो कंपोनेंट्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो तीनों खत्म हो चुके हैं। ट्रिपल एस की यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं, आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्म करनी है, हम लोग यहाँ पे अभी आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। ये जो स्केड्यूल आप लोग देख रहे हैं, आज 3 अक्टूबर है, ग्रेजुएट लेवल एसआई फाइनेंस का जो आप लोगों का टेस्ट है ये कंडक्ट होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम अप्लाई किया है तो आप उसकी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं ओनली बोर्ड की ऐप पे। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, डिटेल नोट, समरी नोट जितने भी हैं टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। 30% ऑफ हर एक एग्जाम के लिए, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जेएसए हो, जूनियर असिस्टेंट हो, पटवारी हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या जेई सिविल। तो आप लोग कोड यूज़ कर लीजिएगा फेस्ट। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट नहीं देना स्टार्ट किया तो अब टाइम आ चुका है आपको एनालाइज करने का अपनी परफॉर्मेंस का। तो एमसीक्यू सीरीज़ हमारे एंड से ही चलती रहेगी। इस लेक्चर के बाद से साइंस सेक्शन की भी और इंग्लिश की भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी हर एक कंपोनेंट की एमसीक्यू सीरीज़ अभी चल ही रही है। तो इसी के साथ आप लोगों के लिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 4 अक्टूबर तक आप लोग ये टेस्ट ले सकते हैं। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ओनली बोर्ड की ऐप। जेएंड के एग्जाम्स में जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को ये दिख जाएगा। तो चलिए अब बात, आप जो आवाज़ सुनेंगे वो होगी रूपाली मैम की। बाय, टेक केयर। मिलते हैं रात को 10 बजे लाइव एनालिसिस के साथ जो हम मॉक टेस्ट देंगे उसका। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पोल्यूशन का लास्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में आई विल ट्राई टू वाइंड अप दिस टॉपिक। ठीक है, अभी तक पोल्यूशन पे आपको 3 पार्ट्स मिल चुके हैं, जिसमें 2 पार्ट्स में हमने एयर पोल्यूशन कवर किया था, लास्ट पार्ट में हमने वाटर पोल्यूशन कवर किया था। आज के पार्ट में जितने भी पोल्यूशन के टाइप्स रह गए हैं, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, इन सभी को हम आज के लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन था वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको पोल्यूशन बताया था, कंटेमिनेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सॉइल पोल्यूशन क्या होगा, कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल, वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, देखो आज के चैप्टर जो अभी का रह गया, आज का जो टॉपिक रहेगा सॉइल, नॉइस एंड रेडियो एक्टिव। ठीक है, इसका हम बेसिक ही देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एयर एंड वाटर, वो हम लास्ट के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, addition of substances which adversely affect the quality of soil or its fertility is known as soil pollution। ठीक है, जो सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करे, ठीक है, या फिर उसकी फर्टिलिटी को एडवर्सली इफेक्ट करे, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, so in other words, the contamination of soil with sewage sludge, industrial sludge, solid waste, dump site, leachates, agrochemicals and radioactive substance is called soil pollution। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कि what is soil pollution। ठीक है, now we will see what are the various sources of soil pollution। so first is urban waste। ठीक है, जो हमारे अर्बन सिटीज़ से कह लो जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, सॉइल में ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन। सो बोथ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल वेस्ट आर क्लासिफाइड एज अर्बन वेस्ट। ठीक है, सो ऑल सॉलिड वेस्ट ऑफ अर्बन वेस्ट आर कॉमनली टर्म्ड एज रिफ्यूज एंड विच कंटेन्स गार्बेज हो गया। ठीक है, अर्बन वेस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारा गार्बेज आ गया, रबिश मटीरियल्स आ गए लाइक पेपर्स, फाइबर्स, प्लास्टिक, ग्लास, बॉटल्स, ठीक है, लीव्स। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारी अर्बन वेस्ट में। देन आगे हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अब इंडस्ट्रीज़ जो है मेन सोर्स होती हैं एयर पोल्यूशन के लिए भी। ठीक है, एयर पोल्यूशन भी इंडस्ट्रीज़ करती हैं। वाटर पोल्यूशन में भी इंडस्ट्रीज़ का मेन रोल है। ठीक है, क्योंकि जो अपने केमिकल्स वगैरह हैं वो वाटर में क्या कर देती हैं, डायरेक्टली डंप कर देती हैं। और ये सॉइल पोल्यूशन के लिए भी क्या करती हैं, ये एक मेन सोर्स है। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं क्या कंसिस्ट करती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलॉन्ग विद नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और उनको डायरेक्टली ये करती है सॉलिड में फेंक देती है। ठीक है, देन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑल्सो वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स ऑन विच वी डिपेंड फॉर फूड आर अंडर अटैक फ्रॉम इंसेक्ट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, रोडेंट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। और इनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का, फंजिसाइड्स का, ठीक है। और इनका एक्यूमुलेशन, इन केमिकल्स का एक्यूमुलेशन सॉइल में क्या क्रिएट करता है, सॉइल पोल्यूशन। देन फार्म हाउस वेस्ट, like increase in the population of cows, cattle, pigs and poultry in the farmhouse result pollution of soil and biological agents. biological agents में क्या आ जाएंगे हमारे pathogens, pathogens from, you can say the pathogens which are excreted by man, या फिर pathogenic organisms which are excreted by animals, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी हमारी सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। नोट आर द वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के अगर मैं हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करूँ तो क्या क्या हो जाएगा। रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल ऑफ लैंड कॉजेज, क्या कॉज करेगी, लो फर्टिलिटी। और हमने कहा था जब सॉइल की फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी डिस्टर्ब हो, तो वो क्या होता है, हमारा सॉइल पोल्यूशन ही होता है। सो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ऑफ लैंड कॉज लो फर्टिलिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड डोमेस्टिक वेस्ट ऑन लैंड, ठीक है। किस किस का, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का और डोमेस्टिक वेस्ट का ऑन लैंड कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी। इसकी वजह से क्या होता है, अगेन सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, खराब होती है। सॉइल फ्लोरा एंड फोना में भी एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। ये जो फ्लोरा एंड फोना है ये एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। द क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन पोल्यूटेड लैंड विल बी इन्फीरियर क्वालिटी। जो भी क्रॉप एक पोल्यूटेड लैंड में हम ग्रो करेंगे उसकी क्वालिटी क्या होगी, इन्फीरियर होगी, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इज थ्रेटनिंग not only the existence of many species and the livelihood of many indigenous people but can also influence the climate. So deforestation की वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ जो species है उसकी existence पे या फिर livelihood, लोगों की livelihood पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, it also affects the climate, ठीक है। Next, the toxic chemicals leached from the landfilling areas into the soil underneath causing unusual large number of birth defects, cancer and respiratory, nervous and kidney disease, ठीक है। तो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द लैंड फिलिंग एरियाज इनटू द सॉइल, ठीक है, उससे क्या करते हैं, ये बहुत सारे ऐसी डिजीज़ होती हैं जो बर्थ के टाइम से ही होने लगती हैं, ठीक है। कैंसर होता है, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड किडनी डिजीज़ भी होती हैं। तो अभी तक हमने देखा सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, सोर्सेज, इफेक्ट्स। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन कंट्रोल आवर सॉइल पोल्यूशन। सो फर्स्ट इज इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट शुड बी अवॉइडेड। जो भी हम डिस्पोज करते हैं सॉलिड वेस्ट का, ठीक है, हमारी सॉइल में, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट, स्टॉप द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। यू नो प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। सो ये वाटर पोल्यूशन भी करते हैं, सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं, एंड बर्निंग ऑफ द प्लास्टिक ऑल्सो क्रिएट एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रायर टू डिस्पोजल शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड। जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनको डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ करने के बजाय अगर हम उनको प्रॉपरली ट्रीट करें बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ, सो इट विल समहाउ कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स प्रेफरेबल इन ऑप्टिमल डोज। अब देखो, फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत है प्लांट्स को, पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत है, बट एक नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है। अगर इनका ऑप्टिमम डोज दिया जाए तभी तक, अगर हम इसका एक्सेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये भी हमारा पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है। प्रिजर्विंग द टॉप सॉइल विच इज़ द फर्टाइल सॉइल बाय प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल, ठीक है। हमें क्या करना होता है, बेसिकली सॉइल का जो टॉप लेयर होता है उसको प्रिजर्व करके रखना होता है, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी फर्टाइल होती है। तो इसकी हम कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो इससे होता क्या है, जो रूट्स होती है ना ट्री की, वो जो टॉप लेयर है ना सॉइल की उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉइस पोल्यूशन।
सॉइल पोल्यूशन में इतना ही था। सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में हम देखेंगे कि ये बेसिक होते क्या हैं, उनके सोर्सेज, उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ क्या होती है? नॉइज़ इज़ एनी साउंड, इट इज़ बेसिकली एनी साउंड विच इज़ अनवांटेड बाय द रेसिपिएंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लॉक की बात करें, क्लॉक के जो सेकेंड हैंड होता है जो टिक टिक करती है, उसका दिन को हमें पता नहीं चलता। ठीक है। सो दैट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग टू अस। ठीक है। सो उस टाइम हम उसको एज ए नॉइज़ कंसीडर नहीं कर सकते। बट जब हम रात को सो रहे होते हैं, सो वही सेकेंड हैंड जब वो टिक टिक करता है, वो क्या करता है, समटाइम्स हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है और उसको उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, नॉइज़ कंसीडर कर सकते हैं। दिन को वही हैंड हमारे लिए नॉइज़ नहीं है, रात के लिए वही सेकंड हैंड क्लॉक का हमारे लिए नॉइज़ क्रिएट कर रहा है और हमें कई बार सोने नहीं देता है। ठीक है। सो साउंड क्या, नॉइज़ क्या हो गया? एनी काइंड ऑफ साउंड विच इज़ अनवांटेड बाय द रेसिपिएंट। कोई भी रेसिपिएंट को अगर कोई साउंड नहीं चाहिए है, अनवांटेड साउंड है, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा? नॉइज़। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, नॉइज़ क्या है? नॉइज़ इज़ लाउड नॉन हार्मोनियस वाइब्रेशन। जो हार्मोनियस वाइब्रेशन होती हैं, जो हार्मोनियस वाइब्रेशन होती है उसको हम म्यूज़िक बोलते हैं। ठीक है। और जो नॉन हार्मोनियस वाइब्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइस। ठीक है। सो नॉइस इज़ लाउड नॉन हार्मोनियस वाइब्रेशन दैट इज़ अनप्लीजेंट टू हेयर। सुनने में वो प्लीजेंट बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। एंड एक्सेसिव नॉइस इज़ नोन एज नॉइस पोल्यूशन। यहाँ पे मैंने नॉइस लिखना भूल गई हूँ। सो एंड एक्सेसिव नॉइस इज़ नोन एज नॉइस पोल्यूशन। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स। ठीक है। जो साउंड की इंटेंसिटी है, याद रखना, उसको हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल्स में। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल डी एंड कैपिटल बी से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, ऑप्टिमम नॉइस लेवल इज़ 45 डेसिबल्स बाय डे एंड 35 डेसिबल्स बाय नाइट। ठीक है। सो डे के लिए कितनी है? 45 एंड नाइट के लिए डे के लिए 45, नाइट के लिए 35। नॉर्मली पूछा जाए तो वो कितना होता है? 70 डेसिबल्स। ठीक है। 70 डेसिबल्स है, जो कि नॉर्मली अगर आपसे डे और नाइट का नहीं पूछा जाएगा तो नॉर्मली जो हम सुन सकते हैं, ठीक है, वो साउंड का मेजर इंटेंसिटी जो हमारे ईयर्स के लिए हार्मफुल नहीं है, वो कितना है? 70। ठीक है। अगर तो आपसे डे का पूछा जाए तो 75, नाइट का पूछा जाए तो 35। और अगर डे या नाइट कुछ नहीं पूछा जाए, सिंपली पूछा जाए कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी तक साउंड की हमारे ईयर्स को हार्मफुल नहीं लगती, तो वो होगा 70 डेसिबल्स तक हम साउंड की इंटेंसिटी सुन सकते हैं। तब तक हमें कोई भी क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा ईयर्स के लिए। ठीक है। एनीथिंग अबव 80 डेसिबल्स, कोई भी चीज़ अगर जो साउंड की इंटेंसिटी 80 डेसिबल्स के ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाएगी? हज़ार्डियस हो जाएगी हमारे ईयर्स के लिए। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द ब्रीफ ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नाउ वी विल सी द सोर्सेज। ठीक है। सो द सोर्सेज आर, फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल आराम से काम कर रही हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं? बिग मशीनरीज यूज़ कर रही हैं। ठीक है। और वो मशीनरी क्या करती है? समटाइम क्रिएट लॉट ऑफ नॉइस। ठीक है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। देन इज़ पुअर अर्बन प्लानिंग। अब होता क्या, हम देख रहे हैं कि अभी के टाइम में बहुत सारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। पीपल आर मूविंग टू द अर्बन सिटीज़। ठीक है। अब लोग जो हैं अर्बन सिटीज़ में आ रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब। ठीक है। तो हो क्या रहा है? पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज़ में वो बढ़ रही है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कंजेस्टेड हाउसेस बन रहे हैं, लार्ज फैमिलीज़ हो रही हैं, उनके बीच में स्मॉल स्पेसेस हैं। ठीक है। सो इन चीज़ों की वजह से भी क्या हो रही है? नॉइज़ क्रिएट हो रही है, क्योंकि अर्बन सिटीज़ का एरिया फिक्स है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब एक छोटी सी जगह में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी तो नॉइज़ भी बढ़ती जाएगी। आप खुद इमेजिन करो, अगर 10 बच्चे एक बड़े से हॉल में होंगे तो नॉइज़ इतना नहीं लगेगा। तो वही 10 बच्चे अगर हम छोटे से हॉल में कर देंगे तो वहाँ पे हमें नॉइज़ वो ज़्यादा सुनाई देगी। सेम है ये पुअर अर्बन प्लानिंग का भी। ठीक है। क्योंकि अर्बन सिटीज़ में लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं।
सोशल इवेंट्स, ठीक है। सोशल इवेंट्स में भी क्या होता है, हमारा नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। सोशल इवेंट्स हो गया जैसे पार्टीज़, मैरिजेस, पब्स, ठीक है, रैलीज़ हो गया हमारा, ठीक है। ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे सोशल इवेंट्स में। सोशल इवेंट्स में भी पता है पार्टीज़ में, मैरिजेस में कितना ज़्यादा शोर शराबा होता है, सो इट ऑल्सो क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन। देन ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल्स की बात कर लो, ठीक है, एरोप्लेन्स फ्लाइंग ओवर हाउसेज, अंडरग्राउंड ट्रेन्स ऑल्सो प्रोड्यूस हैवी नॉइज़, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये भी नॉइज़ क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन करती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस हो गया, डैम्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, स्टेशन, रोड्स, फ्लाईओवर्स, दे टेक प्लेस इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो दीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ टेक प्लेस एवरी डे एज वी नीड मोर बिल्डिंग, ब्रिजेस टू अकोमोडेट मोर पीपल एंड टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये भी क्या कर रही हैं, क्योंकि जब माइनिंग वगैरह होगा ये सारी चीज़ें बनेंगी तो ये भी शोर करेंगी और नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करेंगी। देन आता है हमारा हाउस होल्ड चोर्स आ गया, जैसे कि घर की चीज़ें जैसे हम टीवी सुन रहे हैं, ज़्यादा ऊंचा सुनेंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन करेंगे, टीवी, रेडियो, ठीक है। हमारे कई बार फैमिली कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दैट विल ऑल्सो क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन। गैजेट्स हो गए, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह, प्रेशर कुकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, हमारा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। सो दीज आर सम important sources of noise pollution. Now what are the harmful effects of noise pollution? Noise pollution के harmful effects देख लेते हैं। First, noise pollution is highly annoying and irritating. Noise pollution सबसे पहला तो ये है कि it is very annoying and very irritating, ठीक है। Next, the noise pollution will create heart problems and it also creates hypertension, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन कई बार होता है ना, घरों में लोग जिनको कहते हैं जिनका दिल कमज़ोर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग आपने कहते हुए यूजुअली सुना होगा कि टीवी की आवाज़ आस्ता कर या ज़्यादा ज़ोर से मत चिल्लाओ। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा ऊंचा जब कोई ज़्यादा ज़ोर से बोले या ज़्यादा शोर करे तो वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। सो नॉइज़ पोल्यूशन क्या करता है, नॉइज़ पोल्यूशन हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है और हाइपरटेंशन भी। हाइपरटेंशन हो गया हाई ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। सो वो क्रिएट करता है। हियरिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी। सो नॉइज़ पोल्यूशन क्या करता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज हियरिंग प्रॉब्लम्स सच एज tinnitus, ठीक है। इट बिकम्स नॉइज फॉर द ईयर व्हेन द साउंड लेवल क्रॉसेस 70 डेसिबल। ये मैंने आपको बताया था 70 डेसिबल्स तक नॉर्मल रहता है। सो जैसे ही 70 डेसिबल्स के ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, नॉइस, ठीक है। 70 डेसिबल्स से नीचे क्या होता है, ओके होता है, ठीक है, कि हम नॉर्मल, कि हम वो कानों के लिए वो बुरा नहीं है। जब 70 को क्रॉस कर जाए तो वो क्या बन जाता है, नॉइस बन जाता है, ठीक है। नॉइस लेवल्स अबव 80 डेसिबल्स प्रोड्यूस डैमेजिंग इफेक्ट्स टू ईयर्स। ये मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था। जब वो 80 को क्रॉस कर जाए तो वो क्या हो जाता है, हज़ार्डियस हो जाता है। 70 से कम हो तो वो नॉर्मल है हमारे कान के लिए, ठीक है। 70 से ऊंचा हो तो वो नॉइस बन जाता है, बट अगर वो 80 को भी क्रॉस कर जाए तो वो क्या कर जाता है, हमारे कानों को डैमेजिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। एंड it can cause irreparable damage and lead to permanent hearing loss when noise level is above 100 decibels, ठीक है। अगर 100 डेसिबल से क्या हो, ज़्यादा हो साउंड का इंटेंसिटी, तो जो डैमेज होगा वो इरिपेरेबल होगा और परमानेंट हेयरिंग लॉस भी हो सकता है अगर वो कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही हम क्या करें, उसे यूज़ करें, सुनते रहें, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बिलो 70 क्या होगा, हम वो जो हमारा साउंड इंटेंसिटी है वो नॉर्मल रहेगा। 70 के जब हमारा 70 के अबव होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, नॉइस, ठीक है। 80 अबव अगर जाएगा तो क्या होगा, हमारे को वो डैमेजिंग, हज़ार्डियस हो सकता है, साउंड का इंटेंसिटी हमारे लिए हज़ार्डियस हो सकता है।
और अगर 100 के अबव चला जाए, 100 डेसिबल के अबव चला जाए साउंड का इंटेंसिटी, तो वो क्या होगा, इरिपेरेबल डैमेज देगा और परमानेंट हेयरिंग लॉस भी दे सकता है अगर हम कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते रहें। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्लीपलेसनेस देगा। ठीक है, अगर नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, स्लीपलेसनेस होगा, क्योंकि एट नाइट स्लीप कैन बी इंटरप्टेड बाय नॉइज़। ठीक है, एंड द पर्सन फील एक्सट्रीमली अनॉयड एंड अनकम्फर्टेबल व्हेन इट अकर्स। ठीक है, सो अ पर्सन's एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंसी इज ऑल्सो डिक्रीज्ड बाय दिस। ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, एग्रेशन आ सकता है। अगर देखो शोर ज़्यादा है, ठीक है, शोर ज़्यादा है, बंदे की कंसंट्रेशन नहीं लग पा रही है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि बंदे को क्या होता है, कई बार शांति चाहिए होती है। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रेट, सो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, एग्रेशन होगा। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दैट पर्सन कांट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट इफ़ ही कंटिन्यूज टू डू वर्क एट सम नॉइसी प्लेस। ठीक है, so these are some of the harmful effects of noise pollution. Now how we can control noise pollution? ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन। अब ट्री प्लांटेशन कैसे कंट्रोल कर सकता है नॉइज़ को, देखते हैं। सो बेसिकली द इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर नॉइज़ पोल्यूशन इज़ टू प्लांट bushes and trees around the sound generating sources, because sound passage is blocked by the dense shrubs and trees. So trees can be planted in the surrounding area to live peacefully. ठीक है, अब जो ट्री की प्लांटेशन है उससे क्या होता है, साउंड के पैसेज को ब्लॉकेज मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें हमारा नॉइज़ जो है थोड़ा कंट्रोल हो पाएगा। नेक्स्ट इज साउंड प्रूफ होम्स। ठीक है, सो टू ब्लॉक अनवांटेड नॉइज फ्रॉम आउटसाइड, साउंड प्रूफ डोर्स एंड विंडोज कैन बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, सो इफ़ यू स्टे इन क्राउडेड सिटी एरिया, दीज साउंड प्रूफ ऑप्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्लीट रिलैक्सेशन। ठीक है, सो साउंड प्रूफ होम्स कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर प्रोहिबिशन। ठीक है, लाउड स्पीकर को जो है मेजर कॉज ऑफ होता है नॉइज़ पोल्यूशन का, सो वी कैन प्रोहिबिट लाउड स्पीकर। ठीक है, तो उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। फैक्ट्री लोकेशन। नाउ फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड इन फार ऑफ प्लेसेस। मेक श्योर कि जब भी हम फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री सेटअप करें, हम रेजिडेंशियल एरिया में ना करें। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वाइट नॉइज़ मशीन। वाइट नॉइज़ मशीन क्या है? So for overcoming the effects of noise pollution, the latest technology is using white noise machine. This device basically converts the unbearable noise into pleasant sound. ठीक है, so a white noise machine is placed between the source of noise. This is basically the source for noise and receptor. ठीक है, so a white noise machine, ठीक है, is placed between source of noise and the receptor. So it produces soft sound like that of waterfall, fan, soft music. ठीक है, so this is the role of white noise machine, that it converts the sound into a soft music or soft sound. Now machine quality. As I have told you earlier कि industrialization is one of the source of noise pollution, because पुरानी machines लगी होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, lot of noise produce करती हैं। So depending upon the quality of machine, ठीक है, हम noise pollution को control कर सकते हैं। अगर हम latest technology की या new machine use करेंगे in our industries, तो क्या होगा, noise pollution भी काफ़ी हद तक control हो सकता है। So quality of machine also determines is also the quality of machine also helps to control noise pollution. ठीक है, और अगर बाई चांस इतना फंड नहीं है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ लुब्रिकेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस करवा लो ताकि वो जो मशीन है नॉइज़ क्रिएट ना करे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन। सो वी आर डन विद सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन में भी हमने देखा कि व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ क्या है,
एंड सोर्सेज क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, हाउ वी कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन. नाउ द लास्ट वन इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होगा, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है, रेडियम हो गया, ठीक है, यूरेनियम, रेडियम, ये सब हो गए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, वही क्या करती है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्रिएट करती है. सो आई रिपीट वंस अगेन, जो रेडियो एक्टिव हमारे सब्सटेंसेस हैं लाइक यूरेनियम एंड रेडियम, ये इनसे जो सब्सटेंसेस जो एनर्जी रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, वो क्या क्रिएट करती है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. सो क्या लिखा हुआ है, द emission of energy from radioactive substance like uranium and radium in the environment is called radioactive pollution. So radioactive pollution is a special form of physical pollution related to all major life supporting system like air, water and soil. ये किससे रिलेटेड होता है, एयर, वाटर एंड सॉइल से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है. So what are the various sources of radioactive pollution? अब जो radioactive pollution है, जो radioactive बेसिकली radioactive pollution क्या हुआ, जो भी radioactive substance है उनसे एनर्जी का रिलीज़ होना. अब जो radioactive substance है उससे जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो नेचुरली भी हो सकती है. नेचुरली सपोज कोई radioactive एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो वो भी radioactive pollution है. तो वो नेचुरली भी हो रहा है और मैन मेड भी हो रहा है. नेचुरली क्या हो रहा है, कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस, जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं आउटर स्पेस से, ठीक है, एक वो रीज़न है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का. दूसरा, एमिशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. अभी नेचुरली ही हो रहा है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या है, प्रेजेंट है. सो जो अर्थ क्रस्ट के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रेजेंट है, उससे जो एमिशन हो रहा है, रेस का, वो भी क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कर रहा है. बट ये सब क्या चल रहा है, नेचुरली ही चल रहा है. सो पीपल हैव बीन एक्सपोज्ड टू लो लेवल्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दीज नेचुरल सोर्सेज फॉर मैनी ईयर्स. ठीक है, सो इनका जो एक्सपोजर हो रहा है नेचुरल सोर्सेज का इतना हार्मफुल नहीं है. ठीक है, थ्रेट कब आएगा, जब वो मैन मेड होगा. ठीक है, सो मैन मेड को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक भी क्या है, हमारा सोर्स है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का. अब मैन मेड किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के लिए, देखते हैं. जब मैन जो है क्या करेगा, माइन करेगा और प्रोसेस करेगा रेडियो एक्टिव ओर्स को, तब हमारी क्या होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एमिशन होगा. ठीक है, यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन मेडिकल. ठीक है, सो जब मैन क्या करेगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करेगा मेडिकल में, तो क्या करेगा, तभी वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन करेगा. ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च एप्लीकेशंस में. ठीक है, यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स इन न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है, इससे भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होगा. सो मैन मेड का क्या क्या आ गया, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स, यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन मेडिकल, इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च एप्लीकेशंस. थर्ड आ गया, यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इन न्यूक्लियर वेपन्स. सो ये है हमारे मेन 3 जो किसके लिए रिस्पॉन्स जो है मैन मेड हैं. ठीक है, इसके अलावा मैन मेड में एक और लिख लो. ठीक है, एक तो माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स है, सेकेंड है यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन मेडिकल, इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च एप्लीकेशन, थर्ड है यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इन न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है, एक और लिख लो, यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स इन न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स में तो यूज़ कर रहे हैं हम रेडियो एक्टिव मटीरियल का, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ सोर्सेज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के. The greatest exposure to human beings comes from the diagnostic use of X-rays, radioactive isotopes used as tracers and treatment of cancers and other ailments. ठीक है, तो जब हम एक्सरेज वगैरह कराते हैं, ठीक है, या फिर कैंसर्स के लिए हम जब ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं, उसकी जो हमें मशीन में डाला जाता है एक्सरे कराते टाइम, या जो भी हम उस टाइम मशीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उन मशीन से हार्मफुल रेज होते हैं. सो उन रेज का ह्यूमन बॉडी पे काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है. ठीक है,
सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? सो जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का होगा, रेडिएशंस, उसमें से जो रेडिएशंस निकलेगी रेडियो एक्टिव मटीरियल में से, वो क्या कर सकती हैं? रेडिएशंस में ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स सच एज डीएनए इन सेल्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन पे भी हमारी इफेक्ट पड़ सकता है। किसकी वजह से? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से जो रेडिएशंस निकलती हैं उससे क्या होता है, हमारे केमिकल बॉन्ड्स जो हैं सच एज डीएनए, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है फ्यूचर जनरेशन पे। When a person is exposed to low doses of radiation, ये रेडिएशन अगर बंदे को मिल रही हैं बट उसका एक्सपोजर क्या है, लो है, तो उससे क्या क्या हो सकता है, उसको फटीग हो सकता है, नॉशिया हो सकता है, वॉमिटिंग एंड लॉस ऑफ हेयर भी होता है। एंड व्हेन ए पर्सन इज एक्सपोज टू हाई डोज ऑफ रेडिएशन, तब क्या होगा, बोन मैरो इज अफेक्टेड, बोन सेल्स आर रिड्यूस्ड, natural resistance and fighting capacity against germ is reduced, blood fails to clot, and it also damages the tissue of heart and brain, etc. ठीक है, so this is the harmful effect when a person is exposed to high doses of radiation. क्या क्या? bone marrow affect होगा, blood cell reduce होंगे, जो natural resistance है, हमारा जो fighting capacity है against disease, वो भी कम होगा, ब्लड जो है प्रॉपरली क्लॉट नहीं कर पाएगा। हमने इसमें वाइटामिन में पढ़ा था, क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है, विटामिन ई की वजह से। ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं होगा तो अगर विटामिन ई कम होगा, ठीक है। सो डैमेजेस, इट ऑल्सो डैमेजेस द टिश्यू ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है। वर्कर्स हैंडलिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट गेट slow but continuous irradiation and in course of time develop cancer of different types. So जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ में, उनको उस टाइम तो इफेक्ट नहीं पता चलता, इमीडिएट तो नहीं पता चलता, बट आफ्टर सम कोर्स ऑफ टाइम उनको भी बहुत सारी डिजीज़ होने लगती हैं लाइक कैंसर. सो दीज आर द वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. ठीक है, नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. फर्स्ट, leakages from nuclear reactors, careless handling, transport and use of radioactive fuels, fission products and radioactive isotopes have to be totally stopped. अगर हम इनको स्टॉप कर लें तो क्या हो जाएगा, हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कम हो जाएगा. कैसे, किस किस को रोक के, लीकेजेस को रोक के, अगर हम इसको केयरफुली हैंडल करें, केयरलेस हैंडलिंग की जगह हम केयरफुल हैंडलिंग करें, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव फ्यूल्स को हम स्टॉप कर दें. ठीक है, फ्यूजन प्रोडक्ट्स एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम रोकें, तो उससे क्या होगा, हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी नहीं होगा. सेफ्टी मेजर्स शुड बी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली. जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सब कुछ रिएक्शंस कैरी आउट की जाती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेफ्टी मेजर्स अगर हम इन्फोर्स करें स्ट्रिक्टली तो क्या होगा, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा. वेस्ट डिस्पोजल, जो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के टाइम पे जो हमारा वेस्ट निकलते हैं उसको अगर हम डिस्पोज ऑफ करें केयरफुली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होगा, हमारा कंट्रोल हो जाएगा. देयर शुड बी रेगुलर मॉनिटरिंग एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस थ्रू फ्रीक्वेंट सैम्पलिंग इन द रिस्क एरियाज. तो जो भी रिस्क एरियाज़ होते हैं उसमें रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होना चाहिए, ताकि किसका, सैम्पल्स का. ठीक है, इससे भी हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी फॉलोड सो दैट बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स डू नॉट एक्सीड द परमिसिबल लेवल्स. जो बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स हैं, अपनी परमिसिबल लिमिट्स, हर एक चीज़ की ना एक लिमिट होती है. ठीक है, सो उस लिमिट्स को प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, सो दैट बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल जो है वो क्या करे, एक परमिसिबल लेवल, ठीक है, एक नॉर्मल लेवल को एक्सीड ना करे. जैसे ही वो उसको एक्सीड करेगा तो वो क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट देगा. ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट करेगा. ठीक है, सो इन सारी बातों का क्या करना है, हमको ध्यान देना है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कंट्रोल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. ठीक है, सो विद दिस हमारा पोल्यूशन टॉपिक कंप्लीट होता है और हमारी बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, सो हमने पोल्यूशन में करा एयर पोल्यूशन में ओजोन के बारे में एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा,
वाटर पोल्यूशन में पढ़ा हमने, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा वाटर पोल्यूशन में। देन ये 2 इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा जो जितने रह गए थे हमारे, दैट इज़ सॉइल, नॉइस एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, वो मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। सो विद दिस आपका पोल्यूशन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब मैं आपको इसका जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, और इसके बाद आपको MCQs मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के MCQs हमारे हो गए हैं। सो आई विल स्टार्ट फिज़िक्स का भी, आई थिंक एक टॉपिक पेंडिंग है, और बायो के MCQs आपको जल्द मिल जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही।